एचपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाली राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव इन दिनों सुर्खियों में है। महिला 53 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में ज्ञानेश्वरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। उनकी इस उपलब्धि से पूरे छत्तीसगढ़ में खुशी और गर्व का माहौल है। ज्ञानेश्वरी की सफलता पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने उनसे भेंट की और उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मंत्री ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद ज्ञानेश्वरी का परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प प्रदेश के युवाओं और खासकर बेटियों के लिए प्रेरणादायक है। मंत्री ने कहा कि ज्ञानेश्वरी की उपलब्धि सिर्फ एक पदक नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की बेटियों के सपनों और उनकी क्षमता की मिसाल है। ज्ञानेश्वरी यादव के लिए 30 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि और आउट ऑफ टर्न DSP पद की घोषणा की गई है। ज्ञानेश्वरी यादव की उपलब्धि आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए निश्चित तौर पर प्रेरणा बनेगी। प्लास्टिक कचरे के बढ़ते संकट के बीच IIT भिलाई के शोधकर्ताओं ने अपशिष्ट PET प्लास्टिक को पुनः उपयोग योग्य इंजीनियरिंग सामग्री में बदलने की अभिनव तकनीक विकसित की है। जिस PET प्लास्टिक को आमतौर पर कचरे के तौर पर देखा जाता है, उसे तकनीक की मदद से हाई वैल्यू मटेरियल में बदला जा सकता है। यह नवाचार प्लास्टिक कचरे को कम करने के साथ साथ संसाधनों के बेहतर उपयोग और सतत निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम है। शोधकर्ताओं की यह पहल वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा को मजबूत करती है और चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी संसाधनों के पुनः उपयोग को नई दिशा देती है। IIT भिलाई का यह तकनीकी प्रयास आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप देश में स्वदेशी तकनीक और टिकाऊ विनिर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दुर्ग में विकसित भारत जी-राम ग्रामीण योजना 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर 3 दिवसीय संभाग स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में दुर्ग और बालोद जिले के जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान ग्राम पंचायत विकास योजना और सहभागी योजना के साथ साथ GIS, PM, गतिशक्ति, संसाधन, मानचित्रण और विभिन्न शासकीय योजनाओं के प्रभावी अभिसरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला का उद्देश्य ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी, सहभागी और तकनीकी आधारित बनाना रहा। प्रशिक्षण के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को स्थानीय संसाधनों की पहचान, बेहतर योजना निर्माण और विभिन्न योजनाओं को समन्वित क्रियान्वयन की जानकारी भी दी गई। दुर्ग में कार का शीशा तोड़कर 4,90,000 रुपए कैश चोरी करने वाले मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार इस वारदात की प्लानिंग शोरूम के साथ काम करने वाले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने की थी। 28 जुलाई को कारोबारी प्रमोद माहेश्वरी ने पोटिया रोड स्थित उत्सव होंडा शोरूम के सामने कार खड़ी की थी। कुछ देर बाद लौटने पर कार का शीशा टूटा मिला। गैस से भरा बैग गायब था। जांच के दौरान शोरूम के एक कर्मचारी पर शक गया और पूछताछ के बाद पुलिस ने पूरे गिरोह तक पहुंच बनाई। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने कई दिनों तक कारोबारी की रेकी की और वारदात के दिन अलग अलग दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल किया। चोरी के बाद रकम का बंटवारा किया गया और कुछ रकम बैंक खाते में जमा की गई। मामले में एक फोन कॉल अहम सुराग बना, जिसके बाद पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी की रकम में करीब 1.57 लाख रुपए बरामद किए हैं। दुर्ग के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब मोनोनाइट चर्च के पास एक घर के सामने एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर पद्मनाभपुर पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में शव के पैर में चोट के निशान दिखाई दिए हैं और पैर के पास खून भी मिला है। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर मृतक की पहचान करने का प्रयास शुरू किया है। आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को जिला अस्पताल की मरचुरी में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल व्यक्ति की मौत कैसे हुई इसका खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वास्तविक वजह सामने आने की उम्मीद है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़े बजट और नई योजनाओं का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री एवं खेल युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए
और छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 57 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार का फोकस खेल अधोसंरचना को मजबूत करने और महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, खेल प्रतिभाओं की पहचान और खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर है। राज्य में हॉकी लीग के आयोजन की तैयारी चल रही है और 14 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए पटियाला भेजा गया है। इसके अलावा 6 नई जिलों में खेल अधिकारी के पद सृजित किए गए हैं और विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। बस्तर ओलंपिक और सरगुजा ओलंपिक के जरिए आदिवासी एवं दूरस्थ क्षेत्रों में युवाओं को भी खेलों की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। दुर्ग जिले के कुम्हारी में शासकीय उचित मूल्य की दुकान में बड़ी अनियमितता का मामला सामने आया है। खाद्य विभाग की जांच में 863.07 क्विंटल चावल और 0.80 क्विंटल शक्कर की कमी दर्ज की गई है। खाद्य निरीक्षक सुधा महिलान की शिकायत पर कुम्हारी थाने में जय मां बमलेश्वरी महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष दुलारी बया, संचालक रोहिणी जांगड़े और कमलेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोपियों पर शासन के राशन का दूसरे काम में उपयोग करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान दुकान में जरूरी रिकॉर्ड और कई अनिवार्य सूचनाएं भी प्रदर्शित नहीं मिली। विभाग ने राशन की कमी की वसूली के आदेश जारी कर दिए हैं। संबंधित दुकान को निलंबित करने और वार्ड क्रमांक 22 के राशन कार्डधारियों को दूसरी शासकीय उचित मूल्य दुकान से संबद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित है। रायपुर में नकली नोटों की सप्लाई के नाम पर 1 करोड़ 13 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि 45 करोड़ रुपए के नकली नोट उपलब्ध कराने का झांसा देकर कारोबारी से अलग अलग चरणों में 1.13 करोड़ रुपए एडवांस लिए गए। मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। शिकायत के मुताबिक सोशल मीडिया पर वीडियो देखने के बाद कारोबारी आरोपियों के संपर्क में आया। सौदे को लेकर रायपुर के कई होटलों और महाराष्ट्र के अलग अलग स्थानों पर बैठकें हुई। रकम लेने के बाद आरोपी की लगातार डिलीवरी में देरी का हवाला देते रहे। न कथित नकली नोट मिले न ही रकम वापस की गई। इसके बाद कारोबारी ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस अब ठगी के साथ साथ नकली नोटों की सप्लाई और उन्हें बाजार में खपाने की बनाई गई योजना की भी जांच कर रही है। होटल रिकॉर्ड, CCTV कॉल डिटेल, यात्रा दस्तावेज और कथित लेन देन की जानकारी खंगाली जा रही है। जगदलपुर शहर के अनुपमा चौक स्थित एक बुक डिपो में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की करीब 2 से 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगातार पानी की बौछार कर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन आग दुकान के अंदर तक फैली होने के कारण दमकल कर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बाद JCB की मदद से दुकान का शटर तोड़ा गया। शटर टूटने के बाद दमकल कर्मी दुकान के अंदर पहुंचे और आग बुझाने की कार्यवाही की। फिलहाल आग लगने के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों के मुताबिक आग पूरी तरह बुझने के बाद मामले की जांच की जाएगी। बुक डिपो में बड़ी मात्रा में किताबें, कॉपी और स्टेशनरी का सामान मौजूद था, इसलिए लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि वास्तविक नुकसान का आकलन जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बल द्वारा बोधराज पदर के जंगलों में संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों का डंप बरामद किया गया। तलाशी के दौरान डंप से 315 बोर बोल्ट एक्शन राइफल और बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए गए। सुकमा SP मयंक गुर्जर के निर्देश पर SSP ऑप्स रोहित शाह ने मार्गदर्शन में नक्सल उन्मूलन अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत भेज्जी थाना पुलिस और CRPF की 50वीं बटालियन की संयुक्त टीम को बोधराज पदर के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। इलाके में नक्सलियों की अवैध गतिविधियों की सूचना के बाद जवानों ने जंगल में गहन तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान नक्सलियों का डंप बरामद हुआ। सुकमा पुलिस का कहना है कि जिले में नक्सल विरोधी अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। E20 पेट्रोल के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन किया। आप संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च निकाला गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मार्च को फिरोज शाह रोड पर रोक दिया। इसके बाद केजरीवाल समेत आपके कई नेता सड़क पर धरने पर बैठ गए। आपका दावा है कि E20 के खिलाफ देश भर में 2,30,000 से ज्यादा लोगों की याचिकाएं जुटाई गई है। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुँचाना चाहती है। केजरीवाल ने E20 नीति को लेकर केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए और प्रधानमंत्री से मुद्दे पर मुलाकात की मांग की। वहीं बीजेपी ने इस प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक प्रदर्शन बताया। सरकार का कहना है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक और तकनीकी मूल्यांकन के बाद लागू किया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 20% से आगे एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।
तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा राजनीतिक विवाद सामने आया है। डीएमके नेता और नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन को अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन से जुड़ी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। मामला तंजावुर के कावेरी जल विवाद को लेकर आयोजित रैली से जुड़ा है। भाषण के दौरान भीड़ ने त्रिशा का नाम लिए जाने के बाद उदयनिधि की कथित बयान पर विवाद खड़ा हुआ। विपक्षी दलों ने इसे डबल मीनिंग और महिलाओं की गरिमा का अपमान बताया, जबकि उदयनिधि ने सफाई दी कि उनका इशारा कावेरी के पानी की ओर था। पुलिस ने उनके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। गिरफ्तारी से पहले उदयनिधि ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुनवाई से पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद चेन्नई के डीएमके समर्थकों का प्रदर्शन भी देखने को मिला। पूरे मामले पर टीवीके और बीजेपी की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। अयोध्या राम मंदिर में दान की रकम को लेकर सामने आए विवाद के बाद अब मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की दान व्यवस्थाओं भी सवाल के घेरे में आई है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने आरोप लगाया है कि सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल करीब 18 करोड़ रुपए के दान का गबन किया जा रहा है। राज ठाकरे ने इस दावे के बाद मामला और गर्मा गया है। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर ने बताया कि मंदिर के कर्मचारियों से जुड़ी चोरी और गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में कार्रवाई की है। ट्रस्ट के मुताबिक अब तक 46 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, जबकि 9 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की बात कही जा रही है। ट्रस्ट की ओर से यह भी कहा गया कि दान की रकम की निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया गया है और इसी प्रक्रिया के दौरान कथित चोरी का मामला सामने आया। ट्रस्ट का दावा है कि निगरानी और प्रबंधन में सुधीर के बाद मंदिर की आय में भी बढ़ोतरी होगी। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका ईरान पर एक बड़े सैन्य हमले के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन सऊदी अरब, यूएई, कतर ईरान की ओर से हमले को रोकने की अपील के बाद उन्होंने बातचीत का रास्ता चुनने का फैसला किया। ट्रंप ने दावा किया है कि प्रस्तावित हमला दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला होता। अब बातचीत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे बड़े मुद्दे बन सकते हैं। हालांकि ईरान की तरफ से बातचीत को लेकर अगला रूप सामने आने के कारण अभी स्पष्ट नहीं है कि दोनों देशों के बीच कोई अंतिम समझौता होगा या नहीं। प्रशांत महासागर के एक बेहद छोटे से द्वीपीय देश ने अपनी पहचान को लेकर बड़ा फैसला किया है। दुनिया में अब तक नौरू के नाम से पहचाने जाने वाला यह देश अब आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ नेओएरो कहलाएगा। नेओएरो सरकार का कहना है कि यही उनकी पारंपरिक और मूल नाम है, जबकि नौरू नाम विदेशी उच्चारण की वजह से प्रचलन में आया। संयुक्त राष्ट्र ने भी अपने रिकॉर्ड में देश का नाम दर्ज कर लिया है, लेकिन नाओएरो की कहानी सिर्फ नाम बदलने की नहीं है। कभी फास्टेस्ट की दौलत ने इस दुनिया के सबसे अमीर देशों में पहुंचाया था, फिर वही संसाधन खत्म हुए और देश के आर्थिक संकट में फंस गया। अब इस छोटे से द्वीपीय देश के सामने एक और बड़ा खतरा है, बढ़ता समुद्र और जलवायु परिवर्तन। आज के समाचार यहीं तक। आप देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।